आज जो बात हम लोग करेंगे वो है कि ये जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर के महीने में 1917 में, उसका हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ा था। अब आपको मालूम है कि उस समय हमारा देश गुलाम था। हम लोग अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के एक उपनिवेश थे और आज़ादी की भावना, आज़ादी की इच्छा, आज़ादी की चाह बहुत तेज़ी के साथ लोगों में बढ़ रही थी, फैल रही थी और देश के अलग अलग हिस्सों में क्रांतिकारी पैदा हो रहे थे जो अलग अलग रास्तों की खोज में थे कि हमारा देश कैसे आज़ाद होगा। और ऐसे माहौल में जब क्रांतिकारी बम फेंकने का भी काम कर रहे थे, हिंसात्मक रास्तों को भी अपना रहे थे, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ भी दे रहे थे और देश से पलायन भी उनको करना पड़ रहा था क्योंकि अंग्रेज़ की सरकार उनका पीछा कर रही थी। तो कई क्रांतिकारी भारत से बाहर चले गए, काबुल चले गए, यूरोप चले गए और अमेरिका, कनाडा तक वो पहुँचे और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो कुछ ऐसी सहायता उन्हें मिले कि देश की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि वो सब समझते थे कि अंग्रेज़ साम्राज्यवाद जो है बहुत ताकतवर है और उससे लड़ना कोई आसान काम नहीं है। अब आप सोचिए कि ऐसी हालत में जब एक देश गुलाम है, कुछ लोग, कुछ नौजवान हिम्मत बांधकर बाहर जा रहे हैं, क्रांतिकारी रास्ते को अपना रहे हैं, हिंसा के रास्ते को भी अपना रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग गुलामी के बंधनों में बिल्कुल जकड़े हुए हैं। उनको लगता नहीं है कि अंग्रेज़ों से कभी उनको छुटकारा मिलेगा। उनको लगता है कि ये इतने मज़बूत लोग हैं, ये इनके पास इतने नए नए तौर तरीके हैं शोषण करने के कि उनको फिर हटाना बहुत मुश्किल होगा। तो एक तरह से पूरी दुनिया को अगर हम देखें, उस ज़माने की दुनिया, तो एक अजीब चित्र हमारे सामने आता है कि आधी से ज़्यादा दुनिया तो बिल्कुल ग़ुलाम थी। उन्होंने सदियों से अपनी आज़ादी को त्यागी हुई थी। वो जानते ही नहीं थे कि आज़ादी का मतलब क्या है। और जो साम्राज्यवादी देश थे उनमें जो लोग शासक थे वो तो खैर बहुत धन इकट्ठा कर रहे थे, उनके पास बहुत ताकत थी, लेकिन उनके देशों में भी बहुत बड़े पैमाने पर जो मज़दूर थे, जो किसान थे, वो बहुत गरीब थे, बहुत बुरी हालत में रहते थे और काम करने के उनकी जो परिस्थितियाँ थीं वो भी बहुत ख़राब थीं। महिलाएं तो कहीं भी आज़ाद नहीं थीं, पढ़े लिखे लोगों की कमी भी बहुत की संख्या भी बहुत कम थी। अधिकतर लोग किताबों से, पढ़ने लिखने से बहुत दूर रख दिए गए थे। और ऐसी हालत में आप सोचिए, जब एक बहुत ही पिछड़े हुए देश में, क्योंकि रूस उस ज़माने में बहुत पिछड़ा हुआ देश था, उसमें जो ज़ार था वो एक पूरी ताकत के साथ शासन करने वाला राजा था। बहुत ही क्रूर तरीके से उसका शासन चलता था और ये रूस भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। जो यूरोप के हिस्से का रूस था वो भी बहुत पिछड़ा हुआ था। उसमें सामंती अवशेष ही नहीं कहेंगे, ग्रामीण इलाकों में तो सामंतवादी छाया हुआ था। लेकिन ये बात सही है कि रूस में एक नया औद्योगिक मज़दूर वर्ग पैदा हुआ था और ये मत भूलिएगा कि मज़दूर वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा महिला मज़दूरों का था। अगर हम क्रांति के इतिहास को देखें, रूस के क्रांति का इतिहास, तो बहुत बड़ी भूमिका महिला मज़दूरों की थी। और जो नवंबर की क्रांति के पहले से जो बहुत बड़े परिवर्तन हुए, तो वो 8 मार्च जो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वहाँ से शुरू होता है, जब हज़ारों महिला मज़दूर अपने कारखानों से हड़ताल करके निकली और उन्होंने
सड़कों पर उतर कर के मांग की कि उनको शांति चाहिए, उनको रोटी चाहिए और उनको ज़मीन चाहिए, अपने ग्रामीण भाइयों के लिए ज़मीन चाहिए। ये 3 नारे गूंज रहे थे रूस में। और उसी के माहौल में बोल्शेविक पार्टी को ये मौका मिला कि वो एक के बाद एक जो परिवर्तन हो रहे थे उन पर उसने काबू पा करके जो निरंतरता थी संघर्ष की उसको बनाए रखा, कहीं भी समझौता नहीं किया। और आखिर में नवंबर के महीने में ज़ारशाही को ख़त्म करके उन्होंने जो सोवियट्स यानी जो एक नए तरीके का संगठन था जिसमें मज़दूरों के सोवियत थे, किसानों के सोवियत थे और फौजियों के सोवियत थे, इन तमाम सोवियट्स को इकट्ठा करके जो क्रांति सफलतापूर्वक हुई रूस में, तो पूरी दुनिया में एक हाहाकार मच गया। एक तरफ जो शासक थे, जो राजा भी थे कई, उनमें जो इंग्लैंड का भी राजा था, फ्रांस का भी उस समय फ्रांस में नहीं था लेकिन और कई यूरोपीय देशों में राजा थे, सम्राट थे, और वो सारे के सारे देश दूसरे देशों का शोषण करते थे, दूसरे देशों को गुलाम बनाते थे। तो उनके जो शासक थे उनमें एक घबराहट, एक गुस्सा, एक रूसी क्रांति को बिल्कुल कुचल देने का इरादा, ये सब बहुत बुरी तरह से उभर करके आया। लेकिन बाकी जो एक तरफ साम्राज्यवाद के गुलाम थे, करोड़ों करोड़ों लोग, उनको तो जैसे कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे क्या हो सकता है। क्या हमारे जैसे खेतों में काम करने वाले लोग, हर वक्त डंडे खाने वाले लोग, चाबुक खाने वाले लोग, क्या हम अपने देश के मालिक बन सकते हैं? क्या हम अपने भविष्य के निर्माता बन सकते हैं? क्या हम अपने देश पर शासन कर सकते हैं? यानी ये एक अचंभा था दुनिया के अंदर और हमारे देश के अंदर भी। निश्चित रूप से लोग दो तरह से देख रहे थे। एक तरफ देख रहे थे कि क्या ये हो सकता है, और फिर उसके आगे सोच रहे थे अगर वहाँ हो सकता है तो शायद यहाँ भी हो सकता है, हमारे देश में भी हो सकता है। और हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं रोंगटे खड़े होने वाली बातें होती हैं कि हमारे देश के दक्षिण हिस्से के जो बहुत बड़े एक राष्ट्रीय कवि थे सुब्रमण्यम भारती, वो एकदम से उस रूसी क्रांति से प्रभावित होकर के कविता कह डालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि पहली बार लोगों ने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों में ली है। उन्होंने गुलामी को तोड़ करके अपने हाथ में अपने किस्मत का निर्माण लिया है। और बहुत ही ओजस्वी ये कविता है उनकी। और हमारे जो दक्षिण भारत के साथी हैं वो इसको सुनाते भी हैं कि किस तरह से उस कवि में एक नया जोश पैदा हुआ और उसने जब रूसी क्रांति के बारे में अपनी कविता लिखी और उसको पढ़ा तो सुनने वाले लोग कितने उत्साहित हो जाते थे। ये अब हम लोगों के लिए उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा शायद हमारे देश में जो बुद्धिजीवी थे, जो कवि थे, उनके ऊपर तो असर हुआ ही क्रांति का। उन्होंने बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्साह के साथ उसका स्वागत किया, एक नई दुनिया के निर्माण के रूप में उसको देखा। जो हमारे देश में कांग्रेस पार्टी के नेता थे उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक वाम हिस्सा बना, एक वाम दल का निर्माण हुआ, निश्चित रूप से उसके ऊपर रूसी क्रांति का असर था, रूसी क्रांति का प्रभाव था। और उस प्रभाव के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ बड़ी मांगों को उठाना शुरू किया और एक वाम दल उसके अंदर निर्माण उसका किया। लेकिन शायद हम लोगों के लिए जो रूसी क्रांति का हमारे देश में सबसे बड़ा असर था वो ये था
कि रूसी क्रांति के प्रभाव से और रूसी क्रांति के उससे प्रेरणा लेते हुए हमारे देश की कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण भी हुआ। और उसकी कहानी भी बहुत ही ओजस्वी कहानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश से बहुत सारे क्रांतिकारी देश से पलायन करके बाहर चले गए थे। वो अफ़गानिस्तान में थे, काबुल में, वो कनाडा तक पहुंच गए थे, बर्लिन में थे, और इस तरफ जापान तक गए थे, लेकिन उनका तो इसमें कोई शिरकत नहीं हुई। लेकिन जो पश्चिम की तरफ गए थे उनके ऊपर रूसी क्रांति का कितना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा, इसके मैं थोड़े से उदाहरण आपको देना चाहूँगी। पहली बात तो आप ये सोचिए कि 1915 में बहुत से लोग समझते हैं कि जो अस्थाई आज़ाद भारत की सरकार सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी थी 1923 में अक्टूबर के महीने में, वो शायद पहली भारत की सरकार थी जो आज़ाद भारत के नाम से बनी आज़ादी से पहले। लेकिन ये सही नहीं है। हमारे देश के दो बहुत बड़े क्रांतिकारी बरकतुल्लाह खान और राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये एक छोटे से रजवाड़े के राजा थे, हाकिम थे, जो अलीगढ़ में है। तो ये लोग देश के बाहर चले गए कि हम बाहर से मदद लेकर के, सैन्य मदद लेकर के अपने देश को आज़ाद करेंगे, ये उनका सपना था। और वो काबुल गए और 1915 में उन्होंने काबुल में पहली बार आज़ाद भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना की। और चूँकि आप जानते हैं अफ़गानिस्तान रूस के करीब है, तो उन्होंने कोशिश की कि ज़ार से वो बातचीत करें और ज़ार से कुछ मदद लें अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि आपको मालूम है उस समय प्रथम महायुद्ध चल रहा था और ज़ार एक तरफ था और इंग्लैंड की सरकार दूसरी तरफ थी, अलग अलग खेमों में थे। तो जैसे कि बहुत सालों बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रयोग किया, उस तरह से ये पहला प्रयोग था कि हम अपने दुश्मन की मदद लेकर के अपने देश को आज़ाद करें, इस बड़े दुश्मन को यहाँ से भगाएं। तो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह और बरकतुल्लाह खान की योजना थी, लेकिन ज़ार की तरफ से उनको कोई भी मदद नहीं मिली। लेकिन जब अक्टूबर क्रांति हो गई 1917 में, तो 1918 में वो लोग रूस गए, वो भी जर्मनी जा रहे थे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जर्मनी में भी एक क्रांतिकारियों का ग्रुप था जिनके नेता थे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, जो सरोजनी नायडू के बड़े भाई थे। वो क्रांतिकारी थे बर्लिन में, उनके भी इर्द गिर्द एक ग्रुप बना हुआ था। तो महेंद्र प्रताप सिंह उनसे मिलने जा रहे थे। रास्ते में वो मॉस्को गए और उन्होंने वहाँ बोल्शेविक पार्टी के नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम आपको जितनी भी हम मदद कर सकते हैं हम करेंगे। हम भी चाहते हैं कि भारत की ग़ुलामी ख़त्म हो और भारत एक आज़ाद देश बन करके निकले। तो उनकी अच्छी बातचीत हुई और बरकतुल्लाह खान काबुल में ही रह गए। और अब ये बातें बहुत कम हम लोगों की जानकारी में है, लेकिन उस समय बरकतुल्लाह खान और उनका ग्रुप जो काबुल में था, उन्होंने लेनिन की यानी बोल्शेविक सरकार की काफ़ी मदद की, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस जो है वो एक बहुत विशाल देश है। उसमें जो जिसको हम रशिया कहते हैं वो तो सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन उसमें बहुत सारे मध्य एशिया के मुस्लिम बाहुल प्रांत थे और इन सब को मिला करके उन्होंने सोवियत यूनियन बनाया। इसलिए उसका नाम यूनियन है, क्योंकि वो यूनियन था सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का। ये सब उन्होंने काफ़ी स्वायत्त सत्ता दे रखी थी इन रिपब्लिक्स को, और इनका जो गठबंधन था वो था USSR। तो खैर अभी वहाँ तो लड़ाई ही चल रही थी, क्योंकि वहाँ बहुत दकियानूसी ताकतों से बोल्शेविक्स को भी लड़ना पड़ रहा था। लेकिन इस लड़ाई में बरकतुल्लाह खान ने काफ़ी उनकी मदद की, अकेले नहीं।
जो उन्होंने एक अपना संगठन या अपना एक ग्रुप बनाया था, वो काबुल में था, और जो सेंट्रल एशिया के कुछ राज्य थे वहाँ भी इनके संपर्क थे। और उस समय जो पाकिस्तान का हिस्सा है वज़ीरिस्तान, जहाँ पठानों का बाहुल है, वहाँ भी काफ़ी मतलब गर्मा गर्मी पैदा हुई सोवियत यूनियन के समर्थन में। और इसीलिए उस समय हम लोगों को, चूँकि हमारे इतिहास में तो बताया ही नहीं जाता, पेशावर षड्यंत्रकारी केस चलाया गया था बरकतुल्लाह और उनके साथियों के ख़िलाफ़। ब्रिटिश हुकूमत ने चलाया था पेशावर कंस्पिरेसी केस। एक तो पेशावर कंस्पिरेसी केस आज़ादी के बाद चलाया गया, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ और सज्जाद ज़हीर आरोपी थे। ये वो नहीं, उससे बहुत पहले 1923 में पहला पेशावर कंस्पिरेसी केस चलाया गया उन भारतीय क्रांतिकारियों के ख़िलाफ़ जिनके नेता बरकतुल्लाह खान थे, जो वहाँ गए थे बाहर से मदद लेकर के भारत में क्रांति करने के लिए, और जिन्होंने काफ़ी साथ उस ज़माने की बोल्शेविक सरकार का दिया। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि और कई बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। और इसमें हमको अब याद ये रखना चाहिए कि उस समय जो सोवियत की सरकार थी, बोल्शेविक की सरकार, वो किस परिस्थिति में थी। आप जानते हैं कि रूस, सोवियत यूनियन बहुत एक गरीब, काफ़ी पिछड़ा हुआ देश था, और पहले महायुद्ध में उसकी बहुत बुरी हालत कर दी गई थी। उसके ऊपर बहुत तगड़े दंड वसूले गए जो जीतने वाली सरकारें थी, इंग्लैंड और फ्रांस और दूसरे जो एलाइज थे, और उन्होंने बहुत ही बिल्कुल कंगाल बना दिया था। और उसी का एक फ़ायदा उठा करके लेनिन ने क्रांति का नेतृत्व भी किया। लेकिन हालत बहुत ख़राब थी, यानी भुखमरी थी चारों तरफ। लोग जो मोर्चे से वापस आए फौजी, वो बुरी तरह से घायल थे, उनकी कपड़े फटे हुए थे, उनके पास खाने को नहीं था, और बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना उस बोल्शेविक सरकार को करना पड़ रहा था। और इसके साथ साथ अंदर, मतलब सोवियत यूनियन के अंदर, जिनको हम लोग कहते हैं श्वेत दल, वाइट फोर्सेस, क्योंकि जो क्रांति के दल थे वो रेड फोर्सेस थे, और जो प्रतिक्रांति के फोर्सेस थे वो वाइट फोर्सेस थे। और उनमें ये जो कॉसैक्स हैं, मतलब एक बहुत लड़ाकू एक समुदाय, वो पूरी तरह से जो बड़े बड़े सामंती मतलब बड़े बड़े सामंती लॉर्ड्स थे, नवाब थे वहाँ के, उनका साथ दे रहे थे कॉसैक्स। और ये एक वाइट आर्मी बनी थी, श्वेत सेना, जो घेर रही थी लाल सेना को और मॉस्को को। और उनका पूरा साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट, फ्रांस की गवर्नमेंट और जर्मनी की गवर्नमेंट दे रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये क्रांति सफल हो। वो समझते थे अच्छी तरह से कि ये जो क्रांति है ये एक छूत की बीमारी की तरह पूरे यूरोप में फैलेगी और उनकी सत्ता भी खतरे में आ जाएगी। इसलिए आप ये सोचिए कि बोल्शेविक सरकार, जिसके पास हाँ लाल सेना थी लेकिन पैसा नहीं था, उनके पास बाकी कोई संस्थान नहीं थे, नई नई सरकार बनी थी, एक बिल्कुल अलग तरीके की सरकार बनी थी जो कभी दुनिया में देखी नहीं गई, ऐसी सरकार बनी थी। चारों तरफ से वो घिरे हुए थे, अंदर से भी ये श्वेत सेना उनके ऊपर लगातार हमले कर रही थी। लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में, और ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, बोल्शेविक सरकार ने अपने क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को एक मिनट के लिए भी नहीं भूला। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कॉमरेड लेनिन स्वयं, जो गुलाम देश थे, उनके बहुत ज़बरदस्त हमदर्द, सहयोगी और पैरोकार थे। आप सब जानते हैं कि कॉमरेड लेनिन ने मार्क्सवाद के विज्ञान को मौजूदा परिस्थितियों में और आगे बढ़ाते हुए साम्राज्यवाद का अध्ययन किया,
साम्राज्यवाद की समीक्षा की और इस नतीजे पर पहुँचे कि इस दौर का पूंजीवाद साम्राज्यवादी शक्ल अख्तियार कर चुका है। और इसलिए उनको ये समझ में आता था कि अगर ये जो उपनिवेश हैं, ये जो ग़ुलाम देश हैं, अगर ये खड़े हो जाएंगे अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए और लड़ेंगे साम्राज्यवादी ताकतों के ख़िलाफ़, तो निश्चित रूप से साम्राज्यवाद कमज़ोर पड़ जाएगा और जो दुनिया में प्रगति की ताकतें हैं, प्रगतिशील ताकतें हैं, क्रांति की ताकतें हैं, उनको आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और उनकी बात आप जानते हैं वियतनाम में सही साबित हुई, चीन में भी सही साबित हुई, और निश्चित रूप से भारत में जो आज़ादी की लड़ाई चली उसकी वजह से अंग्रेज़ साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भी काफ़ी कमज़ोर किया जा सका। तो कॉमरेड लेनिन इस बात से पूरी तरह से, मतलब जिसको कहना चाहिए उनके अंदर ये एक बड़ी ज़बरदस्त इच्छा थी कि ये जो ग़ुलाम देश हैं, हमारी जो ये सोशलिस्ट सरकार है, समाजवादी सरकार है, उसको इन ग़ुलाम देशों की पूरी मदद करनी चाहिए। इनके अंदर जो भी क्रांतिकारी ताकतें हैं उनको आगे बढ़ाने में पूरी मदद देनी चाहिए ताकि ये आज़ादी की लड़ाई बहुत सफलतापूर्वक इन ग़ुलाम देशों में लड़ सकें। और इस हालत में आप देखिए कि हमारे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं सोवियत यूनियन के अंदर घटती हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे देश के कई क्रांतिकारी विदेश चले गए थे। उनमें से एक थे एम.एन. रॉय, और वो पहुंच गए थे मेक्सिको में। और मेक्सिको में आप सोचिए, इस आदमी ने 2-3 महीनों के अंदर ही स्पेनिश सीख ली, जो वहाँ की ज़ुबान थी, और उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया। वो अपने आप को वो मार्क्सवादी बन गए और उन्होंने मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। वो संस्थापक थे मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी की। और जब निश्चित रूप से वो सोवियत यूनियन के बहुत बड़े समर्थक थे, और 1920 में मॉस्को में जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टियों का एक संगठन बना, उसका नाम रखा था कोमिंटर्न, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी का इंटरनेशनल संगठन। तो जो ये कोमिंटर्न था, जिसको इंटरनेशनल भी कहते हैं, थर्ड इंटरनेशनल, तो ये जो थर्ड इंटरनेशनल कोमिंटर्न था, उसने 1920 में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आहूत किया और तमाम देशों से क्रांतिकारियों के और कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रतिनिधि इस विशाल सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। अब आप सोचिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बोल्शेविक पार्टी और लेनिन के लिए इतना अहम था कि वो कॉन्फ्रेंस जो थी वो मतलब 1.5 महीने तक चली। मेरे ख्याल से वो अगस्त में नहीं, जून में शुरू हुई और अगस्त में जाकर के ख़त्म हुई। मैं अभी देख रही हूँ, बताती हूँ। और इस कॉन्फ्रेंस में 2 पूरे दिन पूरब के देशों के बारे में चर्चा और वहाँ क्या होना चाहिए, इसके लिए जिसको कहना चाहिए तय किए गए कि 2 दिन केवल पूरब के देशों के बारे में चर्चा होगी और वहाँ कैसे हम आज़ादी और क्रांति का आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में 2 दिन तक चर्चा होगी। और यहाँ हम किस तरह की कार्यनीति अपनाएंगे, हमारे टैक्टिक्स क्या होंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पर इन 2 दिनों में तय करेंगे। तो ये जो कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई 1920 में, जिसका मैंने आपको बताया कि ये कई दिनों तक चली,
अभी मैं देख रही हूँ कि एग्जैक्टली ये कितने दिन चली, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसा मैं बता रही थी कि बोल्शेविक सरकार इतनी घिरी हुई थी, क्रांति को 2.5 साल ही हुए थे, इतना उसका बुरा हाल था, लेकिन फिर भी उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो उसके प्रति इतने मतलब निष्ठावान थे, संबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस आहूत की। और ये कॉन्फ्रेंस चली है 19 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक, मतलब 3 हफ्तों तक ये कॉन्फ्रेंस चली। और इस कॉन्फ्रेंस पे 2 पूरे दिन जो पूरब के देश थे वहाँ पर क्या कार्यनीति अपनाई जानी चाहिए, इस पर चर्चा हुई। तो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कॉमरेड एम.एन. रॉय आए, वो कोमिंटर्न के सदस्य भी थे, वो आए मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन यहाँ पर उनको एक तरह से एशियाई नेता के रूप में मान्यता मिली। और जो पूरब के बारे में डिस्कशन हुआ 2 दिन का, उसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनको मतलब वहाँ पर जो चर्चा हो रही थी वो ये थी कि इन गुलाम देशों में जो मज़दूर वर्ग है वो बहुत छोटा है, उसकी संख्या कम है, कमज़ोर है। तो अभी वो अलग से अकेले क्रांति मतलब सोशलिस्ट क्रांति नहीं कर सकता है। उसको जो स्वाधीनता की लड़ाई है उसमें जो वहाँ का बुर्जुआ वर्ग है या वहाँ का जो पूंजीपति वर्ग है उसके साथ हाथ मिला करके लड़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो कॉमरेड लेनिन ने अपने इम्पीरियलिज्म के बारे में जो उन्होंने अध्ययन करके लिखा था, जो उनका शोध था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब ये जो पूंजीवादी देश हैं, चूँकि ये अब साम्राज्यवादी बन गए हैं, ये दूसरों को लूट रहे हैं, दूसरों को गुलाम बना रहे हैं, इसलिए इनका जो जनवादी चरित्र था, इनका जो जनवादी पहलू है वो करीब करीब ख़त्म हो गया है। और अब वो जनवादी क्रांति का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। अब तो जो गुलाम देश हैं वहाँ पर जो जनवादी क्रांति है उसमें मज़दूर वर्ग को भी हिस्सेदार बनना पड़ेगा। और जो ये पूंजीवादी वर्ग उनके अपने देश का है उसके साथ मिल करके उसको आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ना होगा और कोशिश करनी होगी कि उसका नेतृत्व उसके हाथ में आ जाए। तो ये डिस्कशन था जो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हमारी आज़ादी के लिए और हमारे यहाँ क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बहस थी। तो उसमें कॉमरेड जो एम.एन. रॉय थे उनका ये मानना था कि हमारे देश का यानी भारत का और अन्य जो गुलाम देश हैं वहाँ का जो पूंजीवादी वर्ग है वो पूरी तरह से साम्राज्यवादी शासन का गुलाम है, उनका पिट्ठू है, वो उनके खिलाफ लड़ नहीं सकता है। इसलिए मज़दूर वर्ग को खुद किसानों का साथ लेकर के आगे आना पड़ेगा और जनवादी क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन, हर एक चीज़ का नेतृत्व खुद करना होगा। इस पर कॉमरेड लेनिन ने अपनी राय रखी कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मज़दूर वर्ग बहुत कमज़ोर है और जो वहाँ पर पूंजीपति हैं, जो वहाँ के राष्ट्रीय पूंजीपति हैं, वो इस आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनका साथ देना ज़रूरी है। तो ये जब बहस काफ़ी हुई तो आप एक ज़बरदस्त बात को समझिए कि ये थे लेनिन, यानी दुनिया की क्रांतिकारी नेता, दुनिया की क्रांतिकारी जनता के नेता। उनका जो स्तर था, उनका जो स्थान था, उनके आसपास भी कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने एम.एन. रॉय की बातों को बहुत ध्यान से सुना। उन दोनों मतलब उनकी थ्योरी और एम.एन. रॉय की थ्योरी, जिसको थीसिस कहते हैं, थीसिस, इन पर ज़बरदस्त बहस हुई और अंत में कॉमरेड लेनिन ने कहा ठीक है, हम अपनी बात को थोड़ा सा बदलते हैं, क्योंकि हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो राष्ट्रीय पूंजीपति आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है उसका भी दोहरा चरित्र है। वो
मतलब समझौता परस्त भी है, इसलिए हम अब बुर्जुआ डेमोक्रेटिक शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे राष्ट्रीय क्रांतिकारी, नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। इनके साथ हमको आगे बढ़ना है, इनके साथ हाथ मिलाना है, और हमको लगातार ये कोशिश करनी होगी कि जो भी उस स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व में है वो भी हमारे कार्यक्रम के हिस्सों को अपनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मज़दूरों की मांगें, जैसे कि किसानों की लगान से मुक्ति, किसानों के बीच में ज़मीन का बंटवारा। तो ये जो मांगे हैं, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी हैं वो भी इन मांगों को अपनाएं, ताकि जो पूरा संघर्ष चल रहा है आज़ादी का, उसके भी चरित्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। तो खैर इस पर सहमति हो गई कि हाँ, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एम.एन. रॉय को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जो एशियाटिक ब्यूरो था, यानी एशिया का जो विभाग था, एशिया को देखने का विभाग, वो उसके इंचार्ज बनेंगे, और उनको ताशकंद भेजा गया क्यों, और वहाँ उनका हेडक्वार्टर बना। तो वो कोमिंटर्न के नेता स्थापित हुए और एशियाटिक ब्यूरो के इंचार्ज हुए, और उनको एक तरह से भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई। और इसीलिए जो 17 अक्टूबर को जो गठन हुआ ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, वो भारत की भूमि पर नहीं हुआ, वो सोवियत यूनियन की भूमि पर हुआ, ताशकंद में हुआ। बहुत कम लोग थे, 7-8 लोग थे, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा की, और उसका संचालन वहीं से होने लगा। उसको मान्यता भी बोल्शेविक पार्टी से मिली। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक जो ग्रुप वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के साथ बर्लिन में था, वो लोग भी आए, और उनकी असहमति थी रॉय के साथ, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ इससे असहमति थी। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का मानना था कि पहले भारत को आज़ाद करने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण होना चाहिए। लेकिन उनकी ये बात नहीं मानी गई, और जो बोल्शेविक सरकार थी उसने एम.एन. रॉय द्वारा संगठित कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दी, और तमाम भारतीय क्रांतिकारियों से कहा कि आप इसके साथ अपने आप को जोड़िए, और तमाम जुड़े भी। वो कुछ भारत के बाहर थे, यहाँ वहाँ थे, लेकिन फिर वो भी जुड़ने लगे इस नवोदित कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूँ कि वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की बहन थी सुहासिनी चट्टोपाध्याय, और वो भी वहाँ पर मौजूद थी सोवियत यूनियन में। वो वहाँ रही भी, और वो जो एक यूनिवर्सिटी बनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ द टॉयलर्स ऑफ द ईस्ट, मॉस्को में, आप सोचिए इतने घिरे हुए थे बोल्शेविक, इतने परेशान थे, लेकिन इस परेशानी के बावजूद उन्होंने ये विश्वविद्यालय स्थापित किया एशियाई क्रांतिकारियों के लिए, एशियाई मज़दूरों और किसानों के नेताओं के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ हो ची मिन्ह भी शायद छात्र रहे कुछ दिनों के लिए। बहरहाल चीन के क्रांतिकारी, वियतनाम के क्रांतिकारी यहाँ आए, और करीब 25-30 लोग जो भारतीय मूल के थे वो भी वहाँ पर पढ़ने गए, और उनमें एक थी सुहासिनी चट्टोपाध्याय, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और सरोजनी नायडू की बहन, जो पहली भारतीय महिला थी जो कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बनी। और उन्होंने हमेशा ये बताया लोगों को कि उन्होंने जो सोवियत यूनियन में महिलाओं के अंदर ज़बरदस्त बदलाव देखा, और किस तरह से महिलाएं हर तरह का काम भी कर रही थी, पार्टी की नेता भी थी, अपने मतलब कोई क्षेत्र नहीं था जिसके अंदर उनका हस्तक्षेप नहीं चल रहा था, और किस तरह से जो सोवियत यूनियन की
बोल्शेविक सरकार थी, उसने तुरंत तमाम कानून बनाए महिलाओं को पूरी आज़ादी देने के लिए, पूरी समानता देने के लिए ज़बरदस्त कानून बनाए और बहुत जल्दी शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में औरतों का प्रवेश बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें सुहासिनी चट्टोपाध्याय ने देखी, इनसे बहुत प्रभावित हुई और कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बनी और इनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा और भारत में इन बातों को मतलब प्रसारित करने की कोशिश की। और इसीलिए हम देखते हैं कि उस ज़माने से लेकर के आज तक समाजवादी सिद्धांतों से, समाजवादी संघर्षों में महिलाओं के योगदान से महिलाएं बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित रही हैं और उन्होंने हमेशा सोचा है कि उनकी जो मुक्ति की लड़ाई है, उनकी जो आज़ादी की लड़ाई है, उनकी जो समानता की लड़ाई है, उसमें उनको बहुत बल मिला है रूसी क्रांति से, बोल्शेविक पार्टी से। और उनके दिमाग में हमेशा ये बात रही कि असली स्वतंत्रता तो उनको एक समाजवादी व्यवस्था में ही मिल सकती है। तो ये जो सुहासिनी चट्टोपाध्याय का प्रसंग आता है इसी समय, तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत है इसके बारे में भी याद करना, क्योंकि हम लोग जो महिला आंदोलन से जुड़े हैं, हम लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी में भी हैं और महिला आंदोलन में महिला अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं, तो ये हमको याद रखना चाहिए कि हमारा भी, हमारे आंदोलन का प्रेरणा स्रोत भी बोल्शेविक क्रांति से निकल करके आई और उसका बहुत असर हमारे देश में हुआ। अब इसके बाद 1920 के बाद जब वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हो गई तो एम.एन. रॉय वहाँ चुपचाप नहीं बैठे, वो बिल्कुल एक दीवाने की तरह जितने भारतीय क्रांतिकारी अलग अलग तरह के भारत के अंदर, भारत के बाहर थे, सबके साथ उन्होंने पत्र व्यवहार शुरू किया, उनको कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताया, उनको मार्क्सवाद के सिद्धांतों के बारे में बताया और उनको प्रभावित करने की कोशिश की कि वो भी इस नवोदित कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ जुड़े। क्योंकि अभी तो भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू हो गया था, किसानों की लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई थी, उनमें से जो लोग निकल रहे थे वो भी एक समाजवादी व्यवस्था चाहते थे। तो उनके बीच में सबसे पहले पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टीज़ की स्थापना की गई। एम.एन. रॉय तो वहाँ रूस में थे, लेकिन भारत में जो समाजवादी सोच या समाजवादी उद्देश्य को लेकर के लोग लड़ रहे थे मज़दूरों के बीच में और किसानों के बीच में, उन्होंने पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टीज़ की स्थापना की और इन सब के साथ एम.एन. रॉय का संपर्क था। मतलब उनके संपर्क में बंगाल के मुजफ्फर अहमद थे, उनके संपर्क में महाराष्ट्र के डांगे थे, उनके संपर्क में तमिलनाडु के सिंघारवेलु थे और इसके साथ साथ चिट्ठियाँ ही नहीं लिखते थे, उन्होंने कई पत्रिकाएं एक के बाद एक, जिनके नाम वो बदलते रहते थे, क्योंकि वो आते थे भारत में, बंटते थे और फिर उनके ऊपर रोक लग जाती थी, उनके ऊपर बैन लग जाता था, तो फिर वो नाम बदल करके दूसरे नाम से भेजते थे। तो वैनगार्ड नाम था, मैसेज नाम था, 2-3 पत्रिकाएं उन्होंने लगातार लिखी और उनमें उन्होंने बहुत प्रभावशाली लेख लिखे कि भारत में जो क्रांतिकारी हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से हस्तक्षेप करना चाहिए और उनको किस तरह से किसान मज़दूरों की एकता बनानी चाहिए, किसानों के संगठन और मज़दूरों के संगठन उनको स्थापित करना चाहिए। और इसका आप असर देखिए, लोग कहते हैं कि मतलब उनको मालूम नहीं है, वो तो सोचते हैं कि चरखा चला करके आज़ादी मिल गई, लेकिन ये हम लोग के लिए याद करना ज़रूरी है कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में बनी थी, सबसे पहले संपूर्ण आज़ादी का नारा लगाने वाली वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसकी मांग को उठाने वाली वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। उस समय तो जो कांग्रेस के नेता थे वो डोमिनियन स्टेटस, वो अंग्रेज़ों से हाथ जोड़ना, कुछ छोटी छोटी उनसे रियायतें लेना, इसी में उलझे हुए थे। लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, बहुत कम लोग थे, मेरे ख्याल से शायद 1921 में 100 लोग होंगे जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते थे भारत के अंदर। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके
संपूर्ण आज़ादी की मांग को उठाया। और अभी जो 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हुआ, वहाँ उन्होंने जाकर के अपना ज्ञापन दिया कि संपूर्ण आज़ादी का नारा अब लगना चाहिए। मेरे ख्याल से हसरत मोहानी गए थे वहाँ, और मतलब वहाँ लोग चकाचौंध, वहाँ तो वो डोमिनियन स्टेटस की बात भी सोच रहे थे कि ये भी बहुत मुश्किल काम है, और यहाँ ये लोग चले आ रहे हैं और कह रहे नहीं, संपूर्ण आज़ादी की मांग हमें करनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वहाँ पर जोर दिया कि मज़दूरों की मांगों को आप समर्थन दीजिए, किसानों की लड़ाई आप लड़िए। और आप देखेंगे कि उसके बाद से ये जो हमारे अवध के इलाके में बाबा राम प्रसाद का पूरा आंदोलन चला, और जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को उसके साथ जोड़ा, मज़दूरों की बड़ी हड़तालें हुई, उनके साथ गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे कांग्रेस के लोगों ने अपने आप को जोड़ा, या चंपारण का स्ट्रगल बाद में शुरू हुआ, महात्मा गांधी वहाँ पर गए, या गुजरात में जो बारदोली का आंदोलन हुआ। तो ये जो किसानों की मांग, किसानों का आंदोलन, किसानों के लगान की माफ़ी, किसानों को जो मतलब फसल का हिस्सा 1/3 मिलता था, उसको बटाई का हिस्सा मिलना चाहिए, ये सारी जो मांगे हैं, मतलब जिससे तिभागा का आंदोलन फिर बाद में होता है, ये सारी मांगे कम्युनिस्टों ने उठाई। और लगातार उन्होंने कांग्रेस के अंदर अपना प्रेशर बनाया, प्रभाव बनाया कि कांग्रेस के अंदर से भी इन मांगों का समर्थन हो, और वो समर्थन हुआ। और उस समर्थन ने जो किसान आंदोलन पैदा किया, जो मजदूर आंदोलन को थोड़ा मजबूत बनाया, उससे आज़ादी की लड़ाई को एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिली, एक बहुत बड़ी ताकत मिली, जिसके बारे में आज लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं, लेकिन उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद फिर ये होता है कि 1925 में कानपुर में कम्युनिस्टों का एक और सम्मेलन होता है, और उसमें मुजफ्फर अहमद, डांगे, सिंघारवेलू सब आते हैं, और मेरे ख्याल से आर.डी. भारद्वाज ने भी उसमें शायद भाग लिया होगा। और ये माना जाता है कि एक नया संगठनात्मक स्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी को वो 1925 के सम्मेलन से मिला। लेकिन स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी की 1920 में ही हुई थी, सोवियत यूनियन में ही हुई थी, और उसके बाद उसको एक और नया स्वरूप देने का काम 1925 के उस सम्मेलन में हुआ, में ये काम हुआ जो कानपुर में संगठित किया गया था। और उसके तुरंत बाद आप जानते हैं सारे नेताओं को मेरठ षड्यंत्र केस में बंद कर दिया गया। लेकिन जो वो केस था, उस केस का, उस मुकदमे का पूरा इस्तेमाल उन चंद कम्युनिस्टों ने किया अपनी विचारधारा का प्रसार और प्रचार करने के लिए। सारे अखबारों में उनकी बातें छपती थी, उनकी राय छपती थी, उनके जो तमाम अध्ययन का नतीजा था वो सब छपता था, और उसका बहुत बड़ा असर पूरे देश के अंदर हुआ। और कम्युनिस्ट पार्टी एक ताकत के रूप में उभर करके आई। और वो जो कॉमरेड लेनिन का सुझाव था कि जो क्रांतिकारी राष्ट्रीय क्रांतिकारी हैं, मतलब एक बुर्जुआ पार्टी के अंतर्गत, उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करो, उनके ऊपर अपने विचारधारा का प्रभाव डालो, अपनी मांगों को उनके माध्यम से बड़ी मांग बनाओ, बड़े आंदोलन का मांग बनाओ। ये उन्होंने लगातार काम 1930 तक निश्चित रूप से किया। तो हम ये देखते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में जो कम्युनिस्टों ने अपने प्रभाव को बढ़ाने का काम किया, कई प्रांतों में तो कांग्रेस के नेता कम्युनिस्ट थे, जैसे कि केरला में, जैसे कि मेरे ख्याल से तमिलनाडु में भी कुछ हद तक, कई प्रांतों में। और फिर वो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, कांग्रेस के अंदर एक लेफ्ट ग्रुप, एक वाम ग्रुप, जिसमें जयप्रकाश नारायण थे, जिसमें राम मनोहर लोहिया थे, जिसमें कॉमरेड EMS नंबूद्रिपाद थे, और तमाम लोग थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की मज़दूरों और किसानों के आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाने में। तो ये जो पूरा काम हुआ है,
30 की दशक तक, और जो कम्युनिस्टों ने अपनी सही समझ के तहत ये जो टैक्टिक्स, ये जो कार्यनीति अपनाई, इसके पीछे वो सोच हमको दिखाई देती है जो 1920 में जो इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय कोमिंटर्न की कांग्रेस हुई थी मॉस्को में, जुलाई से लेकर के अगस्त तक, उसमें जो बहस हुई थी एम.एन. रॉय और कॉमरेड लेनिन के बीच में, और फिर वो जो एक फैसला हुआ था कि कैसे कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय आंदोलनों में काम करना है, उसका ये नतीजा है कि बहुत सफलतापूर्वक और बहुत प्रभावशाली तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी बनी। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आप को थोड़ा मजबूत किया और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने हस्तक्षेप को बहुत बढ़ाया। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना प्रभाव कांग्रेस के अंदर ये लेफ्ट ग्रुप बना करके बहुत ताकतवर बनाया, और निश्चित रूप से इसके फलस्वरूप जो तमाम मजदूरों के और किसानों के बड़े बड़े आंदोलन 20 के दशक, 30 के दशक और 40 के दशक में हुए, और उनका जो राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने का उनकी जो भूमिका थी, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा इसका श्रेय अगर जाता है तो उन साथियों को जाता है जिन्होंने कॉमरेड लेनिन के साथ डिस्कशन के बाद इस सही रणनीति को, कार्यनीति को अपनाने का काम किया। लेकिन मैं आपको अब बताना चाहूँगी कि उस समय जो बोल्शेविक क्रांति हुई, उसका असर केवल कम्युनिस्टों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उसका असर हमारे देश के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर भी पड़ा। और वो जो असर पड़ा तो उनके काम करने के तरीके, उनके लेखन, उनकी सोच को उस रूसी क्रांति ने बहुत बहुत प्रभावित किया, और एक उनके ऊपर छाप रूसी क्रांति ने छोड़ी। तो अब ये लोग कौन थे, कैसे थे? एक तो मैंने बताया कि एक तो सुब्रमण्यम भारती थे, जिन्होंने कविता लिखी कि अब लोग अपने किस्मत के निर्माता खुद बने हैं और वो अपने हित में खुद कानून बनाएंगे वगैरह वगैरह। और एक तरह से एक करिश्मा है कि ऐसी एक सत्ता, ऐसी एक नए तरीके की सत्ता हम रूस में देख रहे हैं, और अगर वहाँ है तो यहाँ भी शायद एक दिन हमको देखने को मिलेगी। ये तो सुब्रमण्यम भारती ने कहा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसके साथ साथ हमारे देश के बुद्धिजीवी, लेखक, कवि और राष्ट्रीय नेता, सबके ऊपर बहुत ज़बरदस्त छाप रूसी क्रांति ने छोड़ी। और इनमें सबसे पहला नाम और बहुत बड़ा नाम आता है मैडम भीकाजी कामा। आपको मालूम है, ये एक बम्बई की पारसी संपन्न परिवार की महिला थी, जो क्रांतिकारी थी, जिन्होंने यूरोप में जाकर के मार्क्सवाद का अध्ययन किया, मार्क्सवादी बनी। और उन्होंने कहा कि मैं ये मानती हूँ कि समाजवाद का मतलब है न्याय, इसके अलावा और कोई न्याय नहीं हो सकता है। और 1905 में जो रूसी क्रांति हुई, उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, और उन्होंने लेनिन और बोल्शेविक पार्टी के महत्व को उसी वक्त समझ लिया 1905 में ही, और उसके बारे में लिखा और तमाम लोगों को उसके बारे में बताने की कोशिश की। और वो अपने लेखन के माध्यम से, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से रूसी क्रांति के संदेश को उन्होंने भारत में ही नहीं और देशों में भी पहुंचाने का काम किया। फिर आपने नाम सुना है काजी नजरुल इस्लाम का। वो एक बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और वो कम्युनिस्ट आंदोलन के बहुत बड़े नेता भी बने। तो इसको बनाने में रूसी क्रांति का बहुत बड़ा एक प्रभाव था जो उनके ऊपर पड़ा। और उन्होंने बोल्शेविक क्रांति को जिस तरह से उसका स्वागत किया, और उन्होंने जिस तरह से अपने कलम को चलाया, समानता के बारे में कविताएं लिखी, और एक हर बहुरूपी क्रांतिकारी बने वो, तो ये भी हमारे पूरे आंदोलन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।
फिर मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य का शायद सबसे बड़ा नाम है, उन्होंने भी एक रूस में नई दुनिया देखी और उन्होंने कहा कि समाजवादी हमको मुक्ति दे सकता है, हमको मुक्ति लेनी पानी है सामंतवाद से भी, पूंजीवाद से भी और साम्राज्यवाद से भी, और हमको समाजवाद का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। और उनके लेखन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया और निश्चित रूप से जो उनका नया लेखन था, जो समानता पर आधारित था, जो समानता की बात करता था, लड़ाई लड़ता था, तो उनकी कलम की इस नई ताकत ने भी हमारे देश के हज़ारों हज़ार लोगों को प्रेरित किया होगा। जो एक उर्दू शायरी में बड़ा नाम है, मैं उसी वक्त के लोगों की बात कर रही हूँ, बाद के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मोहम्मद इकबाल। तो उन्होंने एक उसी वक्त एक बहुत बड़ी नज़्म लिखी, सरमाया और मेहनत और इनके बीच का टकराव, और उन्होंने आह्वान किया मज़दूरों का, दुनिया के लोगों का, कि रूस के रास्ते पर चलो और शोषण का अंत करो। आप सोचिए, रविंद्रनाथ टैगोर पर भी रूसी क्रांति का ज़बरदस्त असर पड़ा और वो 37 में गए रूस, क्योंकि वो जानना चाहते थे, देखना चाहते थे। उसके पहले वो लिख चुके थे, पढ़ चुके थे, लेकिन जब वो गए तो उन्होंने वहाँ से कई पत्र भेजे और दो बातों पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि रूसी सरकार ने जिस तरह से शिक्षा पर जोर दिया है, हम लोग अपने यहाँ नहीं कर पाए हैं, कि वो डरे नहीं हैं कि अगर गरीब शिक्षित हो जाएगा तो क्या होगा। उन्होंने पूरी ताकत लगा करके जो बिल्कुल ही अशिक्षित लोग थे उनको भी शिक्षित बनाया और मज़दूर वर्ग को शिक्षित बनाया, और उसकी वजह से रूस में इतना ज़बरदस्त विकास हुआ है, प्रगति हुई है, जो दुनिया में कभी देखी नहीं गई। और दूसरी बात उन्होंने कही कि यहाँ एक बिल्कुल नए समाज की रचना हुई है जो कभी कहीं देखी नहीं गई, और ऐसे लोगों की रचना की गई है जो केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि पूरी मानवता के बारे में सोचते हैं। उनकी आलोचनाएं भी थीं, उन्होंने अपनी आलोचनाएं भी लिखी, लेकिन ये बातें उन्होंने निश्चित रूप से पूरे दुनिया को बताने की कोशिश की। आप सोचिए, विवेकानंद का नाम आपने सुना है। विवेकानंद के भाई जो थे भूपेंद्र नाथ दत्ता, वो भी रूसी क्रांति से प्रभावित होकर के मॉस्को चले गए और वहाँ वो भी कोमिंटर्न के मतलब में जाकर के उन्होंने काम करना शुरू किया। और तमाम हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने रूसी क्रांति से जो जिस तरह से वो प्रभावित हुए, बहुत सारे क्रांतिकारी कम्युनिस्ट बने, आप जानते हैं। और सबसे बड़ा नाम और सबसे आगे नाम आता है भगत सिंह का। बहुत सी बातें हम लोगों को मालूम नहीं है। अब हम जब भगत सिंह का मतलब शहीद दिवस या उनके जन्मदिन को मनाएं तो हम इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। 21 जनवरी को 1930 में भगत सिंह न्यायालय में आए। इसके पहले ही उन्होंने, आपको मालूम है, सन 28 या 27 में अपने संगठन के नाम के साथ समाजवादी जोड़ दिया था। हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले वो नौजवान था, फिर वो सोशलिस्ट हो गया। और उसके बाद 1930 में 21 जनवरी को उनकी पेशी थी न्यायालय में, तो वो अपने साथियों के साथ लाल दुपट्टे पहन करके आए। ये जो गाना चला है ना, रंग दे बसंती चोला, ये सब बिल्कुल गलत है, भ्रामक है। वो बसंती चोला वाला उन्होंने कभी नहीं पहना, ना वो गाना कभी गाया। लेकिन 21 जनवरी को जो कॉमरेड लेनिन का जन्मदिन है 1930, वो न्यायालय में लाल मतलब दुपट्टा अपने गले में डाल करके आए और वहाँ पे अपने साथियों के साथ उन्होंने नारे लगाए। उन्होंने कहा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जिंदाबाद, समाजवादी क्रांति जिंदाबाद, लेनिन का नाम अमर है और साम्राज्यवाद का नाश हो।
और सबसे बड़ी बात आप सुनिए, उन्होंने वहाँ एक टेलीग्राम का प्रारूप जो उन्होंने लिखा था वो कोर्ट में सुनाया और कहा ये हम लोगों की तरफ से आप बोल्शेविक सरकार को, सोवियत यूनियन की सरकार को भेजिए। आपको मालूम है लेनिन तो थे नहीं तब, और उन्होंने कहा कि तार में लिखा था कि लेनिन दिवस पर हम उन तमाम लोगों को उन तमाम लोगों का अभिनंदन करते हैं जो महान लेनिन के सिद्धांतों को लेकर के आगे चल रहे हैं, और हम जो प्रयोग रूस में हो रहा है हम उसकी सफलता की कामना करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के आंदोलन के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। सर्वहारा वर्ग जीतेगा, पूंजीवाद हारेगा और साम्राज्यवाद की मौत होगी। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है और हमें लोग इसको जानते नहीं हैं, हमें लोग इसको दूसरों को बताते नहीं हैं। आज रंग दे बसंती चोला गाया जा रहा है, आज भाजपा कोशिश कर रही है कि वो हमारे भगत सिंह को छीन ले, लेकिन हम लोग भी बहुत सारी बातें जो हमको मालूम होनी चाहिए, जो हमारे तरकश के तीर की तरह काम कर सकती हैं, उनको हम लोग याद नहीं करते हैं, उनका अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए जितने हमारे साथी आज जुड़े हैं, हम उन सबसे कहना चाहेंगे कि आज जो हमारी पार्टी है CPIM, हम आज मानते हैं इस बात को गर्व के साथ कि हमारी स्थापना सोवियत यूनियन में हुई 1920 को 17 अक्टूबर के दिन। चंद साथियों ने ही स्थापना की, लेकिन कॉमरेड लेनिन के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी सोच को साफ किया, और जो उनके साथ बैठ कर के कार्यनीति तय हुई उसके आधार पर उन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन भारत के अंदर संगठित करने की कोशिश की। कुछ सफलताएं भी मिली। पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टीज़ भी MN रॉय ने वहाँ बैठे हुए यहाँ बनाई। तमाम क्रांतिकारियों के साथ संपर्क स्थापित किया। पत्रिकाओं में मार्क्सवाद के बारे में, मार्क्सवादी शोध के बारे में लिख करके भेजा भारत के अंदर, और फिर 1925 में कई प्रांतों के कम्युनिस्ट इकट्ठा हुए, उन्होंने अपना सम्मेलन किया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। कांग्रेस के सम्मेलनों में 1921 से ही जाना शुरू कर दिया और वहाँ संपूर्ण आज़ादी का नारा सबसे पहली बार उठाया। मजदूरों और किसानों के संघर्षों की अहमियत के बारे में कांग्रेस के लोगों को समझाने की कोशिश की, उनके साथ उनको जोड़ने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये संघर्ष काफ़ी ताकतवर हुए। हमारी आज़ादी की लड़ाई को इन्होंने ताकत प्रदान किया। तो आज हम लोग जो CPIM के लोग हैं, CPIM के हम हमदर्द हैं, तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं कि हमारी पार्टी की शुरुआत कहाँ हुई, इसकी जड़ें कहाँ हैं, और इसके साथ साथ जो उस सोवियत क्रांति का असर देश के बुद्धिजीवियों पर, कवियों पर, लेखकों पर, राष्ट्रीय नेताओं पर, तमाम लोगों पर पड़ा, उसको हम अपनी विरासत के रूप में देखें, उसको, उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। और जो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी कॉमरेड लेनिन, उसकी जो सोच थी, उसका जो पूरी दुनिया के आंदोलन के बारे में हर वक्त चिंता रहती थी, उस चिंता को हम लोग अब अपने अंदर भी पैदा करने की कोशिश करें। एक ज़माने में एक मज़दूर जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था, वो बैठ करके सबको बताता था चीन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। लेकिन अब हम लोगों के अंदर अंतर्राष्ट्रीयता बहुत कमज़ोर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और घटनाक्रम की जानकारी भी बहुत कम हो गई है, और अपने यहाँ के लोगों के लिए शायद जो दर्द हम महसूस करते हैं वो भी घटा है। लेकिन विदेश में जो लोग लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं, जैसे कि फ़िलिस्तीन की जनता, लैटिन अमेरिका की जनता, अफ्रीका की जनता, उससे हम अपने आप को उस तरह से नहीं जोड़ पा रहे हैं जो ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। हम एक अंतर्राष्ट्रीय फ़ौज के सिपाही हैं
जो पूरी दुनिया को मुक्त करना चाहता है। और हमारी अपनी शुरुआत, हमारी अपनी पार्टी की शुरुआत भी उसी अंतर्राष्ट्रीयता के माहौल में हुई, उसी में संभव हुई। इस बात को हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। अब मैं देखती हूँ कि कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन सवाल आप लोग ज़रूर पूछा करें। और साथ साथ अगर अभी नहीं पूछ रहे हैं तो बाद में पूछिए, क्योंकि ये बड़ा एक रोमांच का विषय है, बहुत ज़बरदस्त विषय है और इस पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप कई लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी के साथ मेरी बातों को सुना, तो आपका मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सबको लाल सलाम, आप सबको नमस्कार। और पढ़ते रहिए, करते रहिए, लड़ते रहिए। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त